नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मन की बात के 129वें एपिसोड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2026 बस कुछ ही दिन दूर है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा मन पूरे साल के बारे में सोच रहा है। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं और कई उपलब्धियों ने देश को एक साथ लाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2025 ने हमें कई ऐसे पल दिए जिन्होंने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर खेल के मैदानों तक, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से लेकर बड़े वैश्विक मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करता। लोगों की तस्वीर है जहां कई बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना। प्रोजेक्टर लगाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले नए साल का जिक्र किया तो पुराने साल में क्या उपलब्धि भारत ने हासिल की, उन सब के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना भी इस दौरान महत्वपूर्ण समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा क्षण रहा जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराता है और विश्व के सामने यह बात साबित करता है कि आज का जो भारत है वो बदला लेना जानता है। यानी अगर भारत पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए, अलग अलग ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो रविशंकर प्रसाद जो कि बीजेपी के सांसद है, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे हैं। दूसरी तरफ ये छत्तीसगढ़ से तस्वीर सामने आई है जहां सीएम विष्णुदेव साय बैठे हुए हैं। बीजेपी नेता, कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद है और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तीसरी तस्वीर दिल्ली की है जहां पर सीएम रेखा गुप्ता मौजूद है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश से है जहां सीएम मोहन यादव बैठे हुए हैं, उनके साथ नेता कार्यकर्ता भी मौजूद है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुन रहे हैं। उत्तराखंड की भी तस्वीर है, यहां भी सीएम मौजूद है और यहां भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुन रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, वो बैठे हुए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना जा रहा है। अलग अलग देश के अलग अलग भागों से अलग अलग तस्वीर आ रही है जहां पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बीजेपी नेता, कार्यकर्ता ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को वैश्विक स्तर पर कहां ले जाना चाहते हैं और आगे की क्या कुछ रणनीति हो सकती है। और ये बड़ी खबर जयपुर से, राजस्थान में 108, 104 एम्बुलेंस सेवाएं ठप कर दी गई है। बड़ी खबर राजस्थान से बता दें आपको, एम्बुलेंस सेवाएं ठप कर दी गई है। 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाएं ठप कर दी गई है। वेतन और ड्यूटी टाइम को लेकर हड़ताल किया गया है। रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान कर दिया गया है और इस बंद से अब मरीजों पर संकट खड़ा हो गया है और एक तरह से सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान से ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर एम्बुलेंस सेवा 108, 104 एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी गई है और एम्बुलेंस सेवा अगर बंद होगी तो मरीजों पर क्या असर पड़ेगा ये सभी जानते हैं। फिलहाल मरीजों पर संकट है, साथ ही सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा है। वेतन और ड्यूटी टाइमिंग को लेकर यह हड़ताल किया गया है। रात 12 बजे से अभी तक अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान कर दिया गया है। इससे अब मरीज
किस तरह से अस्पताल पहुंचेंगे और जिन मरीजों की छुट्टी हो रही है वो वापस घर कैसे जाएंगे, इन तमाम चीजों पर अब संकट गहरा रहा है। सरकार पर भी दबाव है कि आखिर जो मांग की जा रही है वेतन और ड्यूटी टाइमिंग को लेकर, इसे अब सरकार किस तरह से ठीक करे। और अगर यही हाल जो है लगातार जारी रहा तो आने वाले अगले कुछ घंटों में स्थिति और भी भयानक हो सकती है। और अगर यह आज दिन भर चला तो कल की स्थिति क्या होगी, इस पर भी संकट गहराता जा रहा है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस पर इंदिरा भवन में झंडा फहराने की सेरेमनी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के तमाम कांग्रेसी नेता शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 62 सालों तक करोड़ों कांग्रेसियों ने संघर्ष किया, जेल गए, देश के लिए लड़ाई लड़ी और इसके कारण हमें आजादी मिली है। मैं कांग्रेस के संस्थापकों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि कांग्रेस उस भारत के लिए काम करती रहेगी जिसका उन्होंने सपना देखा था। देश के सभी कांग्रेस जनों को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी को नए साल की भी अग्रिम बधाई। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब से 62 सालों तक करोड़ों कांग्रेस जनों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान दिया और जेलों में मुश्किल यातनाएं सही। तब कहीं देश को आजादी मिली। मैं आज कांग्रेस के सभी निर्माताओं और स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं। संविधान और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने वाले नायकों को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके सपनों के भारत के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास जारी रखेगी। साथियों, ये कांग्रेस का सौभाग्य रहा कि देश की सभी प्रमुख हस्तियां कांग्रेस से जुड़ी रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे तले किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीब तबकों के लोग जुड़े हुए थे और लड़ते रहे। आजादी के पहले ही कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का जो स्वरूप 1931 में बनाया था वो हमारे संविधान का हिस्सा बना, लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं। देश के सर्वोच्च मूल्यों जैसे एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए महात्मा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी ने शहादत दी। साथियों, 2025 में 25 का वर्ष महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की ये शताब्दी है और सौभाग्य से वो बेलगाम में अध्यक्ष चुने गए कर्नाटक राज्य से। संविधान को स्वीकार किए जाने के ये 75वां वर्ष है। वंदे मातरम का 150वीं जयंती है। ये याद दिलाना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष काल में यूपीए सरकार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायरा और बढ़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह
कि प्रधानमंत्री काल में हक हकूक आधारित अप्रोच के तहत कानून बने। आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स और भूमि अधिग्रहण जैसे ऐतिहासिक कानून बने, जिसको दुनिया ने तारीफ की। कांग्रेस की सोच हमेशा समाज को आगे ले जाने की रही है। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को सामाजिक सुधार, छुआछूत के विरोध, आर्थिक स्वावलंबन, बराबरी के अधिकार, सांप्रदायिकता के विरोध जैसे मसलों के लिए तैयार किया। कांग्रेस को रचनात्मक कामों से जोड़ा। कांग्रेस की सोच हमेशा बड़ी थी, लेकिन पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कांग्रेस द्वारा बनाए गए संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। राष्ट्रीय संपदा के साथ जल, जंगल और जमीन खतरे में आज आई है। आरएसएस, बीजेपी के नेताओं ने देश का संविधान, तिरंगा झंडा, अशोक चक्र और वंदे मातरम तक को नहीं स्वीकार किया। उनको समाज की प्रगति के लिए बनने वाले कानून से विरोध था। वे बलिदान और त्याग से हासिल जनता के अधिकारों को कुचलने में लगे हैं। जिनके पूर्वकों की फ्रीडम मूवमेंट में कोई भूमिका नहीं थी, आज जनता के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। हमें उनकी ऐसी कोशिशों का हर स्तर पर डटकर मुकाबला करना है। साथियों, पिछले 140 सालों में कांग्रेस ने कहीं उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारे पास दादा भाई नौरोजी से लेकर महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, नेहरू जी, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू जैसे महान नायकों की विरासत है। हमारे नायकों ने हमें सिखाया कि देश और जनता को सशक्त बनाने के लिए हमें लगातार काम करना है। हमें अपने गौरवशाली परंपरा के अनुरूप सभ्य और शालीन भाषा में अपने विरोधियों को मजबूती से जवाब देना है। आज सुबह बिहार के दरभंगा जिले में एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। ये आग NH 27 हाईवे के किनारे स्थित रानीपुर पासवान टोला में लगी, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दुकान में रखा लाखों रुपए का कबाड़ और अन्य सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। आग की इधर सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मी और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। शनिवार देर रात बिहार के जमुई जिले में एक ऐसा रेल हादसा हुआ जिसने पूरे दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग को प्रभावित कर दिया। झाझा किऊल रेलखंड पर जसीडीह के झाझा की ओर जा रही सीमेंट से भरी मालगाड़ी अचानक ही पटरी से उतर गई। इस हादसे में मालगाड़ी के 17 से 19 डिब्बे पटरी से उतर गए और इसमें कई वैगन बरुआ नदी में गिर गए। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रेल यातायात पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये दुर्घटना रात करीबन 11:25 पर सिमुलतला और लाहबीन स्टेशन के बीच हुई है। इसके साथ ही पुल वहां पर बरुआ नदी पुल थी और इसी दौरान अचानक ही तेज आवाज के साथ मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरते चले गए। कुछ ही पलों में दोनों लाइनों पर ट्रेन संचालन ठप हो गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मालगाड़ी के कुल 42 वैगनों में से 19 वैगन पटरी से उतरे, जिनमें से लगभग 8 से 10 वैगन सीधे नदी में जा गिरे। भारी वजन और पुल के पास हादसा होने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। फिलहाल प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और रेल यातायात को सुचारू करने का प्रयास लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा की चपेट में है।
शहर के कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है और इससे आम जनजीवन और सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। तस्वीर अलग अलग इलाकों की है। अक्षरधाम, धौलाकुआं, ITO और एम्स की ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जहां पर स्मॉग की परत छाई हुई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। धौलाकुआं इलाके में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जहरीली धुंध की वजह से दृष्टिता काफी कम हो गई है। CPCB के अनुसार यहां AQI 320 रिकॉर्ड किया गया है और इसे बहुत ही खराब कैटेगरी में रखा गया है। ITO इलाके में भी स्मॉग का असर साफ देखा जा सकता है। आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 तक पहुंच गया है, जो गंभीर स्तर को दर्शाता है। और ड्रोन की तस्वीरें एम्स की इलाकों की है, जहां स्मॉग की पतली लेकिन खतरनाक परत फैली हुई है। CPCB के मुताबिक इस इलाके में AQI 340 दर्ज किया गया है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। लगातार बिगड़ती हवा ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले और सावधानी बरतें। और सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा से जुड़े मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की वेकेशन बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। ये सुनवाई कल यानी 29 दिसंबर को होगी। मामला अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से अरावली को लेकर जारी विवादों पर स्पष्टता आने की उम्मीद है। फिलहाल सभी की निगाहें कल होने वाली सुनवाई पर टिकी है। अरावली रेंज की ये ड्रोन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अब क्या कुछ होगा। क्या अरावली पर्वत जो है वो अब खत्म हो जाएगा? क्या इससे लोगों को नुकसान होगा? इस मामले पर अब कल सुनवाई होगी और इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और दिल्ली से राजनीतिक खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अरावली क्षेत्र को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। इस पत्र में अरावली से जुड़े पर्यावरण मुद्दों को उठाते हुए उसके संरक्षण और परिभाषा को लेकर चिंता जाहिर की गई है। ये पत्र ऐसे समय में सामने आया जब अरावली को लेकर कानूनी और नीतिगत स्तर पर चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि यह मामला सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। फिलहाल इस पत्र पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड का असर लगातार दिख रहा है। कश्मीर घाटी में जारी शीतलहर के बीच शहर में कोहरे की हल्की चादर भी देखने को मिल रही है। डल झील के आसपास के इलाकों में ठंड और धुंध का असर साफ नजर आ रहा है। तापमान में गिरावट के कारण सुबह और देर शाम लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। जम्मू मैराथन 2025 में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली। कार्यक्रम का उद्देश्य एकता और फिटनेस का संदेश देना रहा। ADGP आर्म्ड पुलिस जम्मू कश्मीर आनंद जैन ने आयोजन को बेहतर ही सफल बताया और कहा कि इस साल प्रतिभागियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुनी रही। इस मैराथन ने जम्मू में सामाजिक एकजुटता का मजबूत संदेश दिया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जम्मू मैराथन जो है एक हमारा एक एनुअल फीचर है और सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस हर वर्ष ये ऑर्गेनाइज करती है। इस वर्ष इसमें जो पार्टिसिपेशन आया है वो पिछले वर्ष के कंपैरिजन में दुगना है और जैसे हम देख रहे हैं कि सभी वर्गों में पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा आया है और सभी ने बड़े जोश से इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि आपने देखा कि 8 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के जो हमारे सभी युवा हैं उन सब ने इस जम्मू मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। ये जम्मू मैराथन रन फॉर यूनिटी एक हमारा ये संदेश भी है कि एक जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो हमारा समाज का सहयोग है उसको लेकर भी हम लोग काफी सजग हैं और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और जो पब्लिक के बीच में एक समन्वय है उसको भी एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा ये है कि जैसे हमारा सुरक्षित समाज, हमारा स्वस्थ युवा और
राष्ट्र की उन्नति में सहयोग देता हुआ हमारा पूरा समाज इसको ही ये इंगित, जैसा कि हम देख दुनिया रहे हैं के कि अलग अलग जम्मू देशों मैराथन में जो है, अलग अलग नियम, परंपराएं और सांस्कृतिक रीतियां होती है। कुछ देश अपने खास त्योहार के लिए प्रसिद्ध है तो कुछ अपनी अनोखी परंपराओं और इतिहास के लिए जाना जाता है। इसी तरह का एक अनोखा देश है इथोपिया। यह अफ्रीका का एक ऐसा देश है जिसे कभी औपनिवेशिक शासन के तहत नहीं लाया गया। यहाँ की संस्कृति, इतिहास और परंपराएं इतनी अनोखी है कि इसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। आखिर क्या है, चलिए नजर डालते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग नियम, परंपराएं और सांस्कृतिक रीतियां होती हैं। कुछ देश अपने खास त्योहारों के लिए प्रसिद्ध होते हैं तो कुछ अपनी अनोखी परंपराओं और इतिहास के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह का एक अनोखा देश है इथोपिया। यह अफ्रीका का एक ऐसा देश है जिसे कभी औपनिवेशिक शासन के तहत नहीं लाया गया। यहाँ की संस्कृति, इतिहास और परंपराएं इतनी अनोखी हैं कि इसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। इथियोपिया की सबसे बड़ी खासियतों में से एक ये है कि यहाँ एक साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 13 महीने। इस अनोखे कैलेंडर की वजह से ये देश बाकी दुनिया के देशों से थोड़ा अलग दिखता है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इथियोपिया के दौरे पर गए। वहां पर उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे ने इथियोपिया की अनोखी संस्कृति और परंपराओं पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी खींचा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इथियोपिया में 13 महीने क्यों होते हैं? इसके पीछे का कारण है धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा। इथियोपिया के कैलेंडर की गिनती ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से की जाती है और यही कारण है कि उनका कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग होता है, जो अधिकतर दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। इथियोपिया का कैलेंडर लगभग 7 से 8 साल पीछे है। मतलब जब दुनिया 2025 में जी रही है तो इथियोपिया में अभी 2017 या 2018वां साल चल रहा है। इस कैलेंडर में पहले 12 महीने में 30 दिन होते हैं और आखिरी यानी 13वां महीने में केवल 5 या 6 दिन होते हैं और यही वजह है कि साल में कुल 13 महीने बनते हैं। अधिकांश इथियोपिया के लोग अब भी अपने पुराने कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दुनिया के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अब कई लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में भी जानते हैं और कभी कभी दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह यात्रियों और विदेशियों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इतिहास के दृष्टिकोण से भी इथियोपिया का नाम बहुत रोशन है। ये देश कभी औपनिवेशिक शासन के तहत नहीं आया। इटालियंस ने साल 1935 में इसे अपने उपनिवेश में लाने की कोशिश की थी और लगभग 6 साल तक यहाँ का नियंत्रण रखने में सफल रहे, लेकिन इथियोपिया की सेनाएं लगातार सैन्य प्रतिरोध करती रही और पूरा देश इटालियंस के नियंत्रण में नहीं आया। यही कारण है कि इथियोपिया अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इतिहास, संस्कृति और परंपरा के अलावा इथियोपिया अपने धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का मुख्य धर्म ईसाई धर्म है और यही कारण है कि ईसा मसीह के जन्म की तारीख के आधार पर कैलेंडर तैयार किया जाता है। इथियोपिया में कई पुराने चर्च और धार्मिक स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों लोग इथियोपिया आते हैं। इथियोपिया में जीवन की गति थोड़ी धीमी और शांत है। लोग यहाँ अपने पारंपरिक त्योहारों और रीति रिवाजों को बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ का भोजन, संगीत और नृत्य भी बहुत अनोखा है। अगर आप इथियोपिया जाएं तो आपको एक पूरी अलग दुनिया का अनुभव होगा। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान इथियोपिया ने उन्हें सम्मान देने के साथ साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का भी संदेश दिया। ये दौरा दोनों देशों के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। इस प्रकार इथियोपिया सिर्फ अपने 13 महीने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्रता, संस्कृति और परंपराओं के लिए भी खास है। यहाँ के कैलेंडर, यहाँ के लोग, यहाँ की सभ्यता दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। इथियोपिया की अनोखी परंपरा और इतिहास इसे दुनिया में एक अलग पहचान देते हैं। अंत में ये कहा जाता है कि इथियोपिया एक ऐसा देश है जहां समय और परंपराएं अपनी अलग राह पर चलती हैं। 13 महीनों वाला ये कैलेंडर देश की स्वतंत्रता और धर्म के प्रति सम्मान को दर्शाता है। यदि आप कभी इथियोपिया जाएं तो यहाँ की संस्कृति, इतिहास और अनोखी परंपराओं का अनुभव जरूर करें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।